नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल में जमकर दहाड़े हैं। बिहार के जमुई में खैरा में सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने लालू के जंगल राज, भ्रष्टाचार और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले आतंकी हमले हमारे ऊपर हुआ करते थे और हमले करके चले जाते थे। कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह चुनावी सभा है या विजय सभा है। उन्होंने चिराग पासवान और जमुई से कैंडिडेट उनके बहनोई को अपना भाई बताया। वहीं पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल और देश ने देखा कि कैसे संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो टीएमसी के अत्याचारों की पराकाष्ठा थी। बीजेपी ने तय किया है कि संदेश खाली के गुनहगारों को सजा दिलवा कर रहेंगे। उन्हें अब अपनी जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। जमुई में पीएम मोदी की जनसभा के दौरान मोदी और नीतीश कुमार एक बार फिर एक मंच पर नजर आए। आरजेडी से गठबंधन तोड़ने और एनडीए में शामिल होने पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने झूठ मूठ का साथ कर लिया था, लेकिन जब हमने देखा कि वहां गड़बड़ हो रही है तो हम अलग हो गए। उन्होंने पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब हम लोग हमेशा के लिए एक हो गए हैं। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, आज झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए। अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली इलाके में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मामले में सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकारा है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि यदि किसी नागरिक की सुरक्षा को खतरा है तो फिर 100% जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की है, यानी कि जो सरकार प्रदेश की सत्ता में काबिज है, जिम्मेदारी उसी ममता सरकार की है। ऐसे में ममता सरकार नरेंद्र मोदी को या फिर दूसरे किसी दल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। देश की सत्ता में वापसी की उम्मीदें संजोए बैठी कांग्रेस बीजेपी से क्या लड़ेगी, जब अंदर खाने ही भारी फूट पड़ चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा है गौरव वल्लभ के रूप में। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। ऐसे में पार्टी में बने रहना मुश्किल है। गौरव वल्लभ ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे की फोटो शेयर करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उधर कांग्रेस से इस्तीफे के बाद उन्होंने फौरन बीजेपी ज्वाइन कर कांग्रेस को झटके पे झटका दिया है। अपने संदेश में क्या कुछ लिखा है कि मेरा शुरू से यह दृष्टिकोण रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। गठबंधन के नेताओं ने सनातन पर प्रश्न उठाए, कांग्रेस द्वारा उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी योग्यता ज्ञान का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में करूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने उनका जेल से भेजा हुआ संदेश पढ़कर सुनाया है। सुनीता ने जेल से भेजा गया पत्र पढ़ते हुए कहा कि आपके केजरीवाल ने जेल से सभी विधायकों के लिए संदेश भेजा है। सुनीता ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सभी विधायक हर दिन अपनी जनसभा करेंगे, विधानसभा में जाएंगे और इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों की समस्याओं का हल किया जाए। मैं केवल सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याएं भी दूर करनी है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता मेरा परिवार है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार,
मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। दिल्ली की आवाम के लिए कि मैं भले ही जेल में हूं, लेकिन मेरे लोगों को, मेरे दिल्ली के परिवार के लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली की 2 करोड़ की जनता को अपना परिवार बताया और कहा है कि सभी विधायक इलाकों में जाएं, जनता से मिलें, संवाद करें और उनकी समस्याओं का हल भी करें। इस बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान किया है। हरियाणा के कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा था कि हम लोगों को विधायक और सांसद आप लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जनता की आवाज संसद में उठा सके। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। इस बयान के बाद बीजेपी ने रणदीप सुरजेवाला के इस बयान की कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी महिलाओं से नफरत करती है। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें कांग्रेस सांसद सत्तारूढ़ दल पर हमला करते हुए अभिनेत्री नेता के बारे में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत रणदीप सुरजेवाला पर हमला बोलती हुई नजर आई है। कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी बात तो, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। तो इस तरीके से वार पलटवार सियासत में चल रहा है। रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी पर बरसे, उसके बाद कुरुक्षेत्र 24 में हेमा मालिनी पर वार पलटवार, महिला का अपमान और आखिर चुप क्यों है कांग्रेस का आला कमान। सुरजेवाला दिखला रहे ठेंगा, क्या ये चुनाव में पड़ेगा महंगा? बड़ा सवाल। इतनी बच्चियां घायल हो गई, तो यह दोहरा चरित्र है इनका। कभी ये लोग कभी नहीं कर सकते। इतनी बच्चियां घायल हो गई, तो यह दोहरा चरित्र है इनका। इस बीच मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने लगातार तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर इशारा करते हुए कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा सजने वाला है। नामांकन करके मैं जनता से यही कहूंगी कि उनके जनता के और भी विकास के लिए, जितना विकास हुआ है उससे और भी ज्यादा विकास के लिए मैं यहाँ पर तीसरी बार आई हूँ, और जो जो काम रह गया है वो सबको पूरा करने के लिए। और सब मेरे साथी लोग हैं इधर, सबके साथ मिलकर, हमारे विधायक जी हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे तेजवीर जी, हमारे निर्भय पांडे जी, हमारे लोधी जी, घनश्याम लोधी जी, ऐसे सब लोग मिलकर हमारे पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, उनके साथ मिलकर यहाँ का विकास होगा। भारत में लोकतंत्र के इस पूरे पवित्र पर्व में हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए यहां पर आएगा
और सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है, उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के फौरन बाद से पश्चिमी यूपी में प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए युद्ध स्तरीय चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसके साथ ही पूरब इलाके पर भी उनका खास फोकस है। बुधवार को पीएम मोदी के संसदीय इलाके में उन्होंने चुनावी रणनीति को धार दी तो गुरुवार को यानी कि आज इसी सिलसिले में वो गोरखपुर पहुंचे थे। जहां उन्होंने गोरखपुर, बांसगांव और संत कबीरनगर लोकसभा के लिए भाजपा की चुनाव संचालन समितियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में चुनाव जीतने का मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को। गोकुल अतिथि भवन में आयोजित इस बैठक में सीएम योगी ने चुनाव संचालन समिति के जिम्मेदारों से कहा कि इस समय पूरे देश में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बाद 6 अप्रैल को अब पीएम नरेंद्र मोदी सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पुलिस और प्रशासन के लोग 5000 जवानों की सुरक्षा इस पूरे सभा को संभालेगी। मां शकंबरी देवी और मां बाला सुंदरी की धरती सहारनपुर में पीएम मोदी की जनसभा दिल्ली रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में होगी। पीएम के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सतर्क हो गए और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे एक जनसभा रहेगी और ये दिल्ली रोड पे है और मेरे द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कप्तान साहब द्वारा और उच्च अधिकारी द्वारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भ्रमण किया जा रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो मैकेनिकल स्ट्रक्चरल चीज़ें जो दिखवानी है हमें, हम वो दिखवा रहे हैं। हेलीपैड की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हमने दिखवा ली है। करीब 15 से 2000 सुरक्षाकर्मी जो रहेंगे वो इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी में रहेंगे और हमारी LIU जो है वो भी रहेगी और हमें बाहर से भी काफ़ी बड़ी तादाद में फोर्स मिल रही है, उसको भी हम नियुक्त करा के यहाँ पे सकुशल इनका जो कार्यक्रम है संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा के चुनाव को लेकर सहारनपुर की नंबर 1 सीट कही जाने वाली सहारनपुर की लोकसभा सीट से भाजपा ने राघव लखनपाल को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अब 6 अप्रैल को यहाँ पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दिखा सकते हैं आपको, यहाँ इस दिल्ली रोड से पर यह जनसभा स्थल बनाया गया है, सत्संग भवन है ये। यहाँ पर पूरे जोर से तैयारियां चल रही है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है। एसपीजी ने यहाँ डेरा डाल दिया है। उत्तर प्रदेश से प्रदेश भर की पुलिस यहाँ पर लगाई जाएगी। सहारनपुर में 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर लगा दी गई है और सहारनपुर में सफाई व्यवस्था के साथ और पूरी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर सहारनपुर में 5000 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए जाएंगे और एसपीजी फिलहाल जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रखा है ताकि प्रधानमंत्री की रैली में कोई विघ्न पैदा ना हो या सुरक्षा में उनकी चूक ना हो। अब देखने वाली बात होगी क्या प्रधानमंत्री इस रैली को जो 6 अप्रैल में होगी जनसभा में, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या राघव लखनपाल को इस बार भी 2019 के मुकाबले 2024 में जीत मिल पाती है नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। सहारनपुर से प्राइम टीवी के लिए जोगेंद्र कल्याण। देश के सबसे बड़े सियासी समर के लिए पार्टियां अपने अपने मोहरे उतार रही हैं। वही यूपी की वीआईपी सीटों में से एक मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपने जिम्मेदारों की घोषणा नहीं की है। इन दोनों सीटों पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, कब्जा हुआ करता था, मगर बीते लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दी थी। वहीं रायबरेली सीट पर मौजूदा वक्त में सोनिया गांधी सांसद हैं, मगर इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। फिलहाल ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस किसको उतार रही है। इस बीच सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि सही वक्त आने पर चुनाव लड़ूंगा और अमेठी में स्मृति ईरानी को जवाब दूंगा। जो वहां की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा
वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर उन सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में टिकट मिलने की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद भी राजेश्वर रंजन ने पूर्णिया का सियासी मैदान नहीं छोड़ा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के आखिरी दिन पप्पू यादव पूर्णिया सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। इस बीच उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, कांग्रेस का समर्थन है, बहुत सारे लोगों ने हमारा पॉलिटिकल मर्डर करने की साजिश की है। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। उधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन का दौर आज खत्म हो गया। इसे लेकर यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा करते नजर आए। जो अत्यंत निंदनीय है, ये बयान लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुनाव आयोग इन बयानों का संज्ञान ले और कड़ी कार्रवाई ऐसे बयानों पर करे। कांग्रेस जितना नीचे गिरेगी, जनता मोदी जी को उतना ही समर्थन और प्रेम देकर उतने ही ऊपर ले जाएगी। अब की बार मोदी जी को जनता 400 सीटों का आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। तो प्राइम टीवी के इस खास बुलेटिन में इतना है, लेकिन बने रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।